हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूजीसी नेट यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के एडवांस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, और ये आपको एग्जाम रिव्यू देंगे। ये आपको आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो चलिए, मेरा कमांड इंग्लिश पे है, मैं यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ूंगी, आप हिंदी में भी साथ में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन पूछा गया है ऑफ एक्सेप्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा एक्सेप्शन है? जब हम थ्योरी पढ़ते हैं लॉटरी एग्रीमेंट, यस वेजरिंग होता है, बेटिंग होता है और गैम्बलिंग होता है, जिसमें भी जीत या हार वाले जो केसेस होते हैं ना, जिसमें प्रॉफिट और गेन के चांसेस होते हैं, वो वेजरिंग एग्रीमेंट में आता है। इंश्योरेंस हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, इसको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स में काउंट करते हैं। डिटेल आपको यहाँ साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी। अगर आप डिटेल रुककर और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एग्रीड टू सेल हिज कार टू बी बिकॉज बी थ्रेटन्ड। उसने डराया, धमकाया, टू हार्म हिम, कि मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, इफ ही रिफ्यूज्ड, मना किया तो नुकसान। इन दिस केस कंसेंट इज अफेक्टेड बाय। ये कैसा कंसेंट है? धमकी के बल पे जो कंसेंट लिया गया है, दबाव में जो लिया गया है, वो कौन सा है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी, दबाव या प्रताड़ना यहाँ पर हिंदी में है। आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेप्शंस। फिर से एक्सेप्शन पूछी गई है टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, ये जनरल ये हमारा असेंशियल एलिमेंट है। ये स्टेटमेंट बोली जाती है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इसके बारे में पूछा है, कौन से एक्सेप्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेटिव्स मे बी वैलिड। यस, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, हो जाएगा, बिना कंसिडरेशन के वैलिड हो जाएगा। ए प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट ए पर्सन हु हैज वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। उसने कोई पास्ट परफॉर्मेंस की है, उसके लिए वो कॉम्पनसेट करने के लिए कह रहा है, तो वो वैलिड हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज, ये एक नेगेटिव वर्ड मुझे नजर आया, आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज वॉइड विदाउट एनी एक्सेप्शन। अभी हम एक्सेप्शन ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें दो आपके सामने हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। बेलर के बारे में पूछ लिया यहाँ पर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। The bailor must disclose known faults in the goods bailed. Yes, उसको बिल्कुल बताने चाहिए, बात ठीक है। The bailor is bound to repay necessary expenses in case of gratuitous बेलमेंट। ये बात ठीक है कि अगर बेली ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं जो नेसेसरी थे उस गुड्स की रख रखाव के लिए, तो बेलर उसको कॉम्पनसेट करेगा। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस अराइजिंग ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर बेलर ने कोई मटेरियल फैक्ट्स छुपाए हैं, उसकी वजह से बेली को नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। द बेलर कैन रिफ्यूज टू इंडेमनिफाई द बेली। ये रिफ्यूज कर सकता है फॉर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स नहीं। एक तो आप डिफेक्टिव टाइटल दे रहे हैं और फिर मना कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। वो रिफ्यूज नहीं करता, ही इज बाउंड टू पे होना चाहिए था। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डिटेल यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखिए यहाँ पर मैंने असाइनमेंट लिया है। दूसरा मोड होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन भी आपने पढ़ा होगा। नेगोशिएशन हम मियर डिलीवरी या ट्रांसफर से कर सकते हैं। असाइनमेंट में रिटन डॉक्यूमेंट बनता है, रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको साइन कराते हैं, जो ट्रांसफर होता है वो साइन करता है। तो अब यहाँ पर पूछा है उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट रिक्वायर्स अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ट्रांसफरर। अभी बताया रिटन और साइन, बिल्कुल ठीक है। An assignee generally acquires only those rights which the assigner possessed
याद रखना इस बात को, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेगोशिएशन में हमारा पॉइंट आ जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको एक बेटर टाइटल मिल जाता है अगर उसने डॉक्यूमेंट को गुड फेथ में लिया है। ही कैन गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट में सेम आपको मिलेगा रिटर्न, और क्योंकि ये रिटर्न है तो जो टाइटल, जो राइट्स असाइनर के पास थे वही सेम आगे पास ऑन होते हैं। स्टेटमेंट ठीक है। असाइनमेंट में रिक्वायर नोटिस टू द डेटर फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। यस, अगर कोई डिसऑनर होता है तो प्रीवियस असाइनर को नोटिस देना जरूरी है। अगर आप नोटिस नहीं देंगे तो आपको कॉम्पनसेट, फिर वो लाइबल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर नोटिस देना जरूरी है। असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैव आइडेंटिकल लीगल इफेक्ट्स। आइडेंटिकल कब से होने लगे, एक डिफरेंस तो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये बात यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डिटेल यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं और बताना है कौन सी करेक्ट है। एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर वॉइड। बिल्कुल ठीक है, अनलॉफुल तो अलाउड ही नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट में आता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट्स और वॉइड बता रखा है, ठीक है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हाँ हमने पढ़ा है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है, आर जनरली वैलिड। वैलिड कब से होने लग गए, नहीं वैलिड नहीं होते। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड अंडर द एक्ट, यस वॉइड होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स विद अनसर्टेन मीनिंग मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अनसर्टेन मीनिंग क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं है दोनों पार्टीज को, वो किस बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये अगर अनसर्टेन हुआ तो ये वॉइड हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 1, 3 एंड 4 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A agrees to pay B ₹1 lakh if B's ship returns safely from abroad। ये अबव एग्जाम्पल बताना है, अबव एग्रीमेंट बताना है, कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ये इफ बड़ा रोल प्ले करता है। इफ क्या कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये परफॉर्म किया जाएगा, ये स्टेप लिया जाएगा। जहां इफ वाली कंडीशन आ जाती है उनको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। आगे बढ़े, ये इसकी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP के बारे में पूछा है। मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप इसका मुझे सेक्शन बताएंगे, कि सेक्शन नहीं एक्ट बताएंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट ईयर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, दोनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, करेक्ट वाली हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, बिल्कुल ठीक बात है, रजिस्टर होती है अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है ये। मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात भी ठीक है, सभी कंपनीज में लिमिटेड, सभी नहीं मतलब जनरली कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। LLPs generally have lesser compliance requirements than private company। यहाँ compliance का मतलब है legal formalities, documentation, LLP में कम होता है, बिल्कुल ठीक है। A private company cannot have perpetual succession। cannot कैसे, कंपनीज का तो perpetual succession होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ पर गलत, cannot की वजह से। यहाँ पे ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स है 1, 2 एंड 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ इसकी ब्रीफ डिटेल है। आगे बढ़ते हैं और बीच में एक छोटा सा आपके लिए एक मैसेज कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स हैं, इसमें से बताना है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट हम पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। एन एग्रीमेंट विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन कैन स्टिल बी वैलिड इन ऑल केसेस। विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन, चलो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कैन स्टिल बी वैलिड हो सकता है। इन ऑल केसेस, हाउ कैन वी से इन ऑल केसेस, देयर आर एक्सेप्शंस, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, हम पढ़ते हैं इसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, यस लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे 1, 3 एंड 4 वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन से सेक्शन में गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये एक PYQ है, आप मुझे बताएंगे कौन सा सेक्शन है, डिटेल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज्ड 16 ईयर्स, ये 16 को देखते ही माइंड में क्या आ जाता है, भाई तुम तो अभी नाबालिग हो, तुम तो माइनर हो। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज अ मोबाइल फोन ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीद लिया, बाद में सेलर ने एक केस फाइल किया, सूट फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ मनी, की आपने उधार लिया था, पैसे दो। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द एग्रीमेंट इज, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। इस वर्ड को तो आप याद कर लें, अच्छे से रट लें कि माइनर के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो वॉइड एब इनिशियो है, प्रारंभ से ही शून्य, शुरुआत से ही वो वॉइड होता है, इसको बाद में भी हम करेक्ट रेक्टिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए एग्रीज टू सेल हिज ओल्ड लैपटॉप टू बी फॉर ₹20,000, 20,000 में डील हो गई है, एग्री कर लिया है उसने। आगे बढ़ते हैं। बिफोर डिलीवरी ए चेंजेस हिज माइंड, अब उसको कुछ दिमाग में कुछ चेंज आया, एंड क्लेम्स दैट द एग्रीमेंट इज इनवैलिड बिकॉज द लैपटॉप्स मार्केट वैल्यू इज मच हायर। अब उसको ध्यान आ रहा है मार्केट में मैं इसको बेचूं तो 25,000 में चला जाएगा, मैं तुम्हें 20 में क्यों दूं, तो उसने मना कर दिया कि ये एग्रीमेंट इनवैलिड है। अब अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, हमें बताना है कि क्या कंडीशन यहाँ पर सेट होगी। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, नहीं कंसिडरेशन इनएडिक्वेट की यहाँ कोई बात नहीं है, पहले तो एग्री कर लिया ना उसने, ठीक है, ये बात यहाँ पर गलत है। द एग्रीमेंट इज वैलिड एज इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन अलोन डज नॉट मेक इट वॉइड, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है, एडिक्वेट या मार्केट वैल्यू से उसका लेना देना कुछ नहीं है। अगर आप एग्री कर जाते हैं दैट मीन्स कंसिडरेशन इज अप्रोप्रिएट और वैलिड कंसिडरेशन होना जरूरी है, बस जरूरी नहीं वो मार्केट वैल्यू से हो या प्रॉपर उसकी वर्थ के बराबर हो, तो कंसिडरेशन से उसकी वर्थ से लेना देना कुछ नहीं होता। द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये भी गलत कह रहे हैं। द एग्रीमेंट इज अनइनफोर्सिएबल, ये बात भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसकी डिटेल और यहाँ पर मैंने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following correctly distinguishes fraud from misrepresentation under the Indian Contract Act? देखिए एक fraud होता है और एक होता है misrepresentation। देखते हैं इसमें क्या है। Fraud involves intention to deceive, हाँ fraud में तो होता है वो जानबूझ के कर रहा है, while misrepresentation does not, ये बात तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये distinguish हो गया। Next is मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज पनिशेबल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ऑलवेज नहीं होता। फ्रॉड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, फ्रॉड से कब से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने लगा है, वाइल मिसरिप्रेजेंटेशन मेक्स इट वॉइड, नहीं ये स्टेटमेंट वैलिड की वजह से गलत हो गया। इन फ्रॉड स्टेटमेंट मस्ट ऑलवेज बी मेड इन राइटिंग, नहीं राइटिंग का तो कोई कंडीशन नहीं है, वर्बल फ्रॉड भी चलेगा, उसको भी कंसीडर किया जाता है अगर आप प्रूव कर दें तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ये इसमें डिफरेंस कर रहा है। इसका डिटेल यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर गुड्स ऑन 10th जून, ठीक है, उसने एग्री कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। बिफोर द ड्यू डेट, 10 जून से पहले क्या हुआ, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स, अच्छा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब वो चाह के भी नहीं दे सकता, उसकी मजबूरी है, बात समझ आ गई। इन अनदर केस सी एंड डी म्यूचुअली एग्रीड, ये कोई और केस आ गया, अब सी और डी ने म्यूचुअली एग्री किया है टू रिप्लेस देयर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, नया भी बना रहे हैं साथ साथ। तो द अबव केसेस रिप्रेजेंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए यहाँ तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया,
वो चाह के भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हम नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है हमारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट इज सी और डी जिन्होंने म्यूचुअली एग्री करके आपसी सहमति से रिप्लेस कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, इसको नोवेशन बोला जाता है, नया बनाना। करेक्ट। तो ये दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आ गए आपके मोड्स, कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके सामने। आगे चलते हैं। ये देखिए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। कमिंग सून क्यों लिखा है, क्योंकि अभी इस सीरीज में और क्वेश्चंस बाकी हैं, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए यहाँ इसको स्टॉप करते हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रूर जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स लगे, जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं या नए लगे हैं, उनको लिख लीजिए अपने पास। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे, किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर एक्सप्लेनेशन डिटेल चाहिए तो वो डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना। थैंक यू, टेक केयर।